तो हाँ भाई, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 30 क्वेश्चन देख लिए हैं 2017 BHU के पेपर के। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द रोल ऑफ द रिएक्शन। उसने एक रिएक्शन दी है SO2 प्लस हाफ O2 प्लस H2। अरे यार, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या CH3NO, क्या कंडीशन दी है? एट 500 डिग्री टेम्परेचर, 500 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है। और NO गैस दी है, CN गैस दी है कुछ, ठीक है। H2SO4 फॉर्म कर रहा है। देखो जनरली SO2 और ऑक्सीजन हमारी किस में होती है? एटमॉस्फेयर में होती है। वाटर भी ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर से आती है, ठीक है। अगर SO2 मिल जाए, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाए, तो वह H2SO फॉर्म करते हैं। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है किसकी? जब भी आपने पढ़ा होगा किसी टर्म के बारे में, एसिड रेन रिएक्शन। एसिड रेन इसी की वजह से होती है। एसिड रेन में जो एसिड आता है वो कभी कभी ये भी पूछ लेता है एसिड रेन में कौन सा एसिड आता है? सल्फ्यूरिक एसिड आता है। बेसिकली ये एसिड रेन की वजह से है, ठीक है। एसिड रेन की रिएक्शन है। आपको ये केमिस्ट्री 12th 11th और 12th के दो चैप्टर है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल स्टडीज, वहाँ से मिल जाएगा इसका आंसर। वहाँ क्लियरली ये रिएक्शन मेंशन है। तो 31 का आंसर जो हो गया सेकंड है, क्योंकि ये एसिड रेन की रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिएक्शन CO2 प्लस H2O प्लस H न्यू गिविंग CH2O का होल N प्लस O2। वाह, क्या रिएक्शन है! आप सबको को देखकर अजीब सी लग रही होगी। बेसिकली ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। अब CO2 वाटर प्लस सनलाइट, क्या कौन सी रिएक्शन बन गई? फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या? एनर्जी भी देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये किसकी कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। कक्षा 12 चैप्टर में भी मिल जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स में। मैंने बताया था ना कि 12th के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना प्लीज। मेटलर्जी, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री इन मेडिसिन डाई वाला जो है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स बोला था मैंने, और एक वो बोला था प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन मतलब मेटलिक ओर्स वाला चैप्टर बोला था। ये कुछ चैप्टर जो 11th 12th के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते ही हैं। मतलब 4-5 क्वेश्चन उन 12th क्लास से 11th 12th से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका आंसर फोटोसिंथेसिस है क्या? बिल्कुल 32 में थर्ड आंसर है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी? 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? 33 क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पेसिएशन मतलब किसी चीज को स्पेसिएशन मीन क्या होता है? बेसिकली स्पेसीज वर्ड बायोलॉजी से ड्राइव्ड है। अगर स्पेसिएशन, जैसे मैं बात करूं कीमो सेलेक्टिव, कीमो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक बेस्ट वर्ड है इसको समझाने के लिए। तो मतलब स्पेसिएशन, ये वर्ड क्या बता रहा है? बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहा है किसी भी केमिकल स्पेसीज के बीच में। तो स्पेसिएशन क्या करता है? बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल। क्या कर रहा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल स्पेसीज करता है, क्योंकि स्पेसीज करता है। और इसको मैंने समझा कैसे? किस वर्ड से? कि स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब जिसकी स्टीरियो आइडेंटिफाई करे दो की चीजों के बीच में या दो रिएक्शन के बीच में, तभी तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं। तो स्पेसिफिकेशन बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है किसी केमिकल स्पेसीज का। तो 33 का आंसर क्या है हमारा? थर्ड। आओ क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? 34 क्वेश्चन नंबर कहता है विच वन इज द सिंक फॉर CO2। सिंक फॉर CO2 कि उसने 4 ऑप्शन दिए, कोल, ओशन, वुड एंड वायर, ठीक है भाई। को सिंक मतलब कि जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट चला जाए। सिंक मतलब जो एब्जॉर्ब करे। बेसिकली कार्नोट साइकिल इंजन वगैरह में पढ़ा होगा आपने कि सिंक क्या होता है। सिंक मतलब जो एब्जॉर्ब कर ले किसी चीज को। तो CO2 के लिए सिंक, आपने CO2 के लिए सिंक पढ़ा होगा। CO2 कहाँ एब्जॉर्ब होती है? एक तो प्लांट्स में एब्जॉर्ब होती है, तो वुड फायर ना, वुड में एब्जॉर्ब होती है। वुड लकड़ी होगी, प्लांट अलग चीज है, वुड अलग चीज है। वुड लकड़ी है मतलब टूटी हुई लकड़ी है, प्लांट से अलग है, तो वो CO2 तो एब्जॉर्ब नहीं करती। फायर
फायर बिल्कुल नहीं। कोल मतलब कोयला तो CO2 एब्जॉर्बर थोड़ा ना होता है, CO2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 देता है, फायर में भी CO2 नहीं एब्जॉर्ब होती है। ओशियन, अगर आपने CO2 साइकिल पढ़ी हो तो CO2 की CO2 साइकिल पढ़ी हो तो जनरली ओशियन में देखा होगा ये CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली ओशियन आर द सिंक्स फॉर CO2। आपको ये भी कैप्चर 12th की एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 11th 12th में जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, वहां से मिल जाएगा। तो 34 का आंसर भी क्या हो गया, सेकेंड। आओ क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या हो गया। द रीजन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड रेडिएशन बाय एटमॉस्फेरिक विंडो इज, भाई ये फैक्ट है, देखो फैक्ट है भाई। द रीजन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, कि वो रीजन बताना है जो अनएब्जॉर्ब होता है, मतलब जो अब्जॉर्ब नहीं होता रेडिएशन का बाय एटमॉस्फेरिक विंडो। एटमॉस्फेरिक विंडो जनरली क्या, ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। यूवी विजिबल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं वो जनरली, ठीक है। यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, पर यूवी से कम एनर्जी वाली रेडिएशन जनरली एब्जॉर्ब नहीं करती है हमारी हमारी एटमॉस्फेरिक विंडो। बेसिकली एटमॉस्फेयर में जो विंडो है, या स्ट्रेटोस्फेयर बोल दूं मैं, ट्रोपोस्फेयर होते हैं, ये विंडोज होती हैं बेसिकली किसकी, एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। तो ये कौन से रीजन की, यूवी से कम एनर्जी वाली विंडो रेडिएशन, यूवी से लेस एनर्जी वाली अब्जॉर्ब नहीं करती, यूवी से लेस एनर्जी वाली, या बोलो यूवी से मोर वेवलेंथ वाली अब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो यूवी से मोर वेवलेंथ जनरली रीजन, मतलब जो रीजन आता है तो तीनों ही, वैसे तो अगर नैनोमीटर में वेवलेंथ की बात करी गई है, ठीक है, तो 800 से 1300 ये भी उसकी वेवलेंथ से क्या ज़्यादा ही है। यूवी रीजन से विजिबल रीजन का है बेसिकली जनरली, सेकंड भी ज़्यादा है, थर्ड भी ज़्यादा है, फोर्थ भी ज़्यादा है जनरली। ये तो बहुत कम वेवलेंथ की वेव्स होगी, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी ही नहीं। 800 1300 और 8000 13000 वाले में डाउट है थोड़ा सा। तो अगर मैं इसकी अगर फैक्ट की बात करूं तो फैक्ट बोलता है कि जो 8000 से 13000 नैनोमीटर की रेडिएशंस होती हैं वो हमारी एटमॉस्फेरिक विंडो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, क्योंकि कम एनर्जी वाली, ज़्यादा कम एनर्जी वाली 800 से 1300 वाली क्यों एब्जॉर्ब हो जाती हैं। 800 से 1300 वाली अगर ओजोन से एब्जॉर्ब ना है तो पर एटमॉस्फेयर में मिल जाती है हमारी, जो ऑक्सीजन हो जाती है N2 O2 O2 ये वगैरह, ये वाली रेडिएशन जो माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा वगैरह शो करती हैं, CO2 ऐसी गैस, या जो ऐसी गैस होती हैं बेसिकली IR रीजन वगैरह वाली, ये सब क्या कर लेती हैं, ये इन रेडिएशंस को, इन लेसर एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन क्या है, सेकंड है। 35 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बात करूं मैं 36 की, 36 ऑर्गेनिक से है, ये एनालिटिकल का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द प्रोसीजर विच यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ स्टार्टिंग रिएक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। उसने बोला कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट के फंक्शनल ग्रुप, मतलब इस लगे हुए OH को, जो ये रिएक्शन होती है फिनॉल का ब्रोमिनेशन, ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसमें क्या बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, Br। तो इस फंक्शनल ग्रुप के रिएक्टेंट के फंक्शनल ग्रुप के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काम आती है। तो पहला है पोटेशियम ब्रोमेट ऑक्सीडेशन, बिल्कुल KOH की प्रेजेंस में अगर मैं ये रिएक्शन करूं पोटेशियम ब्रोमेट ऑक्सीडेशन, तो मुझे इसकी मतलब क्या पता चल जाएगी कि स्टोइचियोमेट्री पता चल जाएगी रिएक्शन की, तो मैं उससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकता हूँ। पर ऑक्सीडेट ऑक्सीडेशन मतलब पर ऑक्सीडेट H2O2 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हो तो भाई नहीं पता चलता। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, PPT फॉर्म हो जाएगी। कार्ल फिशर टाइट्रेशन से भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फंक्शनल ग्रुप का तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि उससे तो वॉल्यूम वाले के बारे में पता चलेगा कि ठीक वॉल्यूम की वजह से पता चलेगा, कि स्पेसिफिक टोटल मॉलिक्यूल के बारे में पता चलेगा। फंक्शनल ग्रुप का नहीं पता चलेगा। तो फंक्शनल ग्रुप की क्वांटिटेटिव एनालिसिस
केवल KOH की प्रेजेंस में पोटेशियम ब्रोमेट ऑक्सीडेशन में होगा, पोटेशियम ब्रोमेट ऑक्सीडेशन में होगा, ब्रोमेट ऑक्सीडेशन में ही पता चलेगा। फंक्शनल ग्रुप का पूछा है, पूरे रिएक्टेंट के फंक्शनल ग्रुप का, ना कि पूरे रिएक्टेंट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पूरे ग्रुप का क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो वो कार्ल फिशर से भी पता चल जाता है, और प्रेसिपिटेशन या परऑक्सीडेट ऑक्सीडेशन से भी पता चल जाता, ठीक है, टाइट्रेशन से भी। पर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का अगर उसने पूछा है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो पोटेशियम ब्रोमेट ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है उसकी स्टोइचियोमेट्री से ही पता जाएगा। एनालिटिकल का क्वेश्चन है, 36 का आंसर फर्स्ट होगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 37 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है द मिथाइलेटेड मरकरीज इन इको एक्वेटिक सिस्टम कैन बी फाउंड ड्यू टू। बिल्कुल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये भी, किसका, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी बोल रहा है कि मिथाइलेटेड मरकरी है HgCH3 Hg2CH32 का होल ट्वाइस, जनरली मिथाइलेटेड मरकरी है, इज इको एक्वेटिक सिस्टम कैन बी फाउंड, कि इको एक्वेटिक सिस्टम में, इको फ्रेंडली, एक्वेटिक में मतलब पानी में इको फ्रेंडली हो जाती है, जबकि मरकरी इज हार्मफुल फॉर आवर, मतलब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। ये इसका रीजन क्या है, क्योंकि बायोलॉजिकल मिथाइलेशन ऑफ मरकरी होता है एक्वेटिक में, वाटर के साथ में क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल मिथाइलेशन होता है मरकरी का। तो ये इको है, पानी में जाने के बाद मरकरी का अगर एल्केन मिल जाए उसको और पानी में, तो क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल मिथाइलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल मिथाइलेशन हो जाता है, जो मरकरी को इको फ्रेंडली बना देता है, ठीक है। तो इसका आंसर है फोर्थ आंसर, 37 का आंसर है फोर्थ वन है। फैक्ट की तरह भी याद कर सकते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। 38 देखो, 38 लास्ट पेपर में हमने पूछा था, उसने पार्ट्स पर मिलियन क्या बोलते हैं क्या में, तो हमने देखा था 1 ppm जो होता था मेरा, वो होता था 1 मिलीग्राम पर लीटर होता था। अब इसमें पूछा है उसने पार्ट्स पर विलियन, ना कि मिलियन। अब 1 बिलियन इक्वल्स टू 10⁻³ मिलियन, सिंपल सी बात है। तो पार्ट्स पर बिलियन की बात करूंगा, तो मैं पार्ट्स पर बिलियन की बात करूंगा तो इट इज 10⁻³ ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, सिंपल सी बात है। और पार्ट पर मिलियन क्या था, 10⁻³ ऑफ क्या, मिलीग्राम पर लीटर। अब देखो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1000 माइक्रोग्राम, तो 10⁻³ मिलीग्राम इक्वल्स टू किसके आ जाता है, 1 माइक्रोग्राम के, या मैं बोलूँ 1 माइक्रोग्राम क्या हो गया, 10⁻³ मिलीग्राम। तो 10⁻³ मिलीग्राम किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 माइक्रोग्राम पर लीटर के। तो पार्ट्स पर बिलियन 1 ppb किसके इक्वल हो गया, 1 म्यूग्राम पर लीटर, 1 माइक्रोग्राम पर लीटर, जबकि पार्ट्स पर मिलियन किसके इक्वल होता था, 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है, मैंने बता दिया कि पार्ट्स पर बिलियन आया कैसे, पार्ट्स पर मिलियन से ही बता दिया, और पार्ट्स पर मिलियन मैंने बताया था, ठीक है। तो 38 का आंसर हो गया 3, ठीक है। अगर ये पार्ट्स पर मिलियन होता तो इसका आंसर सेकंड हो जाता, क्योंकि 2018 में भी सेम क्वेश्चन था, देखो रिपीटिंग क्वेश्चन से टाइप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी 2018 के पेपर में क्वेश्चन था एक, उसको यहाँ मैंने वहाँ बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताया भी था, 2018 का में क्वेश्चन था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, 2018 में भी क्वेश्चन था, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस का रिलेशन पूछा है उसने, एंड एब्जॉर्बेंस का रिलेशन पूछा है। तो मैंने बताया था कि ए होता है लो क्या, I0/I, ठीक है, जबकि ट्रांसमिटेंस क्या होता है, I/I0 होता है, I/I0 होता है। तो A इक्वल्स टू बेसिकली क्या हो गया, लो को, ये बेसिकली अगर मैं इसको उल्टा करूंगा I/I0 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log I/I0, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log t हो जाएगा। तो एब्जॉर्बेंस का एक रिलेशन आया था माइनस ऑफ log t, जो पूछा गया था वो पेपर 2018 में, 2017 में इसका थोड़ा एक्सटेंशन पूछ लिया गया था। मतलब क्या पूछा उसने, इस t को परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में चेंज किया। अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log t, अगर मैं इसको परसेंटेज t लिखूं तो परसेंटेज t मतलब t/100,
100, परसेंटेज टी क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, परसेंटेज टी मतलब टी परसेंटेज टी बाई 100 इज टी। परसेंटेज टी बेसिकली क्या होगा, किसी चीज को ट्रांसमिटेंस परसेंटेज टी बाई 100 ही क्या बन जाएगा, मेरा ट्रांसमिटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज टी बाई 100 क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेंस हो गया। तो यहां से मुझे पता चल गया ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ लोग परसेंटेज टी और माइनस माइनस लोग 100। अब यहां से मुझे एक चीज पता चली कि एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, माइनस माइनस प्लस हो गया और log 100 को लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 2 log 10, और ये क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। ठीक है, एब्जॉर्बेंस, अब हमें पता है एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू 2 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो गया प्लस का 2 आ गया और माइनस ऑफ log परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। ये पहले भी सोल्व करके बताया था 2018 में भी, तो 2 माइनस log ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया सेकंड। अगर ये ऑप्शन गिवन होता तो ये भी सही ऑप्शन था, ये 2018 में गिवन था, ये 2017 में गिवन हो गया, एक ही क्वेश्चन, देखो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है कंसेक्यूटिवली, तो 39 का आंसर भी सेकंड है। वहां भी डिटेल बताया था, यहाँ भी डिटेल बता दे, कि किसी ने वहां नहीं देखा हो तो यहाँ देख लो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 एरर का क्वेश्चन है, एरर से क्वेश्चन है, और या बोल दूं मैं ये भी फॉर्मूला एनालिटिकल से क्वेश्चन है एक तरीके से। एरर प्रिसीजन एंड एरर टॉपिक्स होता है वहां से। द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस, अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कितनी है 36.97 ग्राम आई, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे। पर जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, एक्सेप्टेड वैल्यू बोल लूं या करेक्ट वैल्यू है, या करेक्ट वैल्यू है वो है मेरी 37.06 ग्राम। तो उसने बोला है रिलेटिव एरर बतानी है मुझे इन पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड में रिलेटिव एरर बतानी है भाई, पार्ट्स पर थाउजेंड में बतानी है। देखो तो जनरली अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का होता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस क्या, जो मेरी करेक्ट वैल्यू होती है, करेक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वहीं रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय करेक्ट वैल्यू। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव एरर, या इसको एक और टर्म दे सकता हूं क्या, रिलेटिव एरर पर 100, तो क्या हो जाता है परसेंटेज रिलेटिव एरर की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव एरर पर 100 ही बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर को। तो ये क्या हो जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मतलब रिलेटिव जो एरर आई मेरी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वही मैं बात करूं रिलेटिव एरर पर 1000, तो उसको बोलेंगे हम रिलेटिव एरर जो आएगी मेरी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्ट्स पर 1000 में पूछा है उसने, तो रिलेटिव एरर पार्ट्स पर 1000 में। तो पहले रिलेटिव एरर निकाल लूँ, आर ई निकाल लूँ, तो आर ई क्या होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट इज 36.97। ठीक है, उसके बाद बोला है उसने करेक्ट वैल्यू है 37.06, उसके बाद डिवाइड बाई करेक्ट वैल्यू दैट इज 37.06। ठीक है, अगर ये रिलेटिव एरर पार्ट्स पर 1000 है, पार्ट्स पर 1000 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इनटू 1000 से। अगर पार्ट्स पर मतलब परसेंटेज रिलेटिव एरर होती है या रिलेटिव एरर पार्ट्स पर 100 होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इन पार्ट्स पर 1000 पूछ रहा है, इस बात पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव एरर बस इतनी होगी मतलब, और पार्ट्स पर 1000 के लिए 100। देखो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो कोई ना कोई आंसर नेगेटिव में आएगा, सारे ऑप्शन नेगेटिव में ही है। ठीक है, इंटू 1000 अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये सब आएगा 2.4
2.40, कितना आएगा -2.40, ठीक है, पार्ट्स पर 1000 में। पार्ट्स पर 1000 का सिंबल ये भी होता है भाई, देखो परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, देखो परसेंटेज का अगर बात करूं मैं, परसेंटेज का मतलब क्या है, पार्ट्स पर 100 तो एक जीरो ऊपर, स्लैश के ऊपर एक जीरो नीचे। पार्ट्स पर 1000 का होता है एक जीरो ऊपर और दो जीरो नीचे। पार्ट्स पर 10,000 में 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। पार्ट्स पर मिलियन में 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। पार्ट्स पर 100,000 मतलब पर मिलियन में 3-4 जीरो नीचे आएंगे। तो ये एक तरीके का सिंबल डिनोट करने का तरीका होता है, ये जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई बुक वाला या कोई टीचर बताता नहीं मिलेगा, ठीक है। देख लो इस चीज पर फोकस करो यहाँ, ठीक है। आओ बात करते हैं, अब 40 तक यहाँ हमारे क्वेश्चन हो गए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की।